आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 में टॉर्क से रिलेटेड है। टॉर्क की मैं बात करूंगा आपसे। टॉर्क से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू तो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी मैं आपसे बात करता हूँ। पहला एमसीक्यू आपके सामने नजर आ रहा है। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। टॉर्क का ऑल्टरनेटिव नेम है क्या? जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, आपको लेक्चर पढ़ाया तो आपको बताया भी है। टॉर्क का जो ऑल्टरनेटिव नेम है बेटा वो मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स की चाहे बात करें या टॉर्क की बात करें, एक ही बात होती है। तो टॉर्क को आप मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से ही पढ़ते हो। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। टॉर्क किस चीज के प्रोडक्ट के बराबर होता है? तो शायद आपको याद हो, मैं आपको रिकॉल भी कर देता हूँ। मेरे पास अगर एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने इस तरीके से फिक्स किया। फिक्स करने के बाद मैंने ये फोर्स अप्लाई करी। अब मैं जिस जगह से फोर्स लगा रहा हूँ ये फोर्स पॉइंट फोर्स कहलाएगी। और फोर्स से लेकर बेटा जहां तक का डिस्टेंस होता है, जहां से फोर्स पॉइंट है और जो फिक्स पॉइंट होता है, यहां तक के डिस्टेंस को आप बोलते हो मोमेंट आर्म। जो फिक्स पॉइंट है यहां तक के डिस्टेंस को आप बोलते हो मोमेंट आर्म। तो टॉर्क दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से आता है, एक मोमेंट आर्म और एक फोर्स। दो चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टॉर्क आता है। यही बात तो यहाँ लिखी हुई है कि भाई दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, किस किस को? मोमेंट आर्म और फोर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर होता है मेरे पास किसके? टॉर्क के बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा मेरे पास टॉर्क के। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 3 में वो कह रहा है आपसे एवरी पॉइंट इन द रोटेशन हैज डैश। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? देखो, आपकी बॉडी अगर कोई सर्कुलर डिस्क में मूव कर रही है, सपोज करो मैं एक डिस्क बनाता हूँ। ये डिस्क है। ये डिस्क पे अगर मैं मुख्तलिफ पॉइंट बेटा मार्क करूँ, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, ये तीन डिफरेंट मैंने पॉइंट्स मार्क किए। अब इन तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे कौन सी चीज सेम होगी, कौन सी चीज अलग होगी, देखते हैं जरा। ओके, जो चीज अब आपके पास सेम होती है, ये बात आपको आपको याद रखना पड़ेगी। जो मुख्तलिफ पॉइंट नजर आ रहे हैं, जैसे पॉइंट एक नजर आ रहा है मुझे ए, एक नजर आ रहा है बी, एक नजर आ रहा है सी। तो तीनों पॉइंट पे जो चीज सेम होती है बेटा वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। आज के बाद से आपको अब ये बात याद रखनी है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा वो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, तीन डिफरेंट पॉइंट्स है। तीनों डिफरेंट पॉइंट्स का जो रेडियस है वो रेडियस डिफरेंट है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता रहेगा उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ते रहेगी। यानी ए पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी कम होगी क्योंकि उसका रेडियस कम है। बी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है। सी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका रेडियस सबसे ज्यादा है। जबकि ये जो एंगुलर वेलोसिटी नजर आ रही है बेटा, ये एंगुलर वेलोसिटी तीनों पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब उसने कहा था कौन सी चीज सेम रहेगी, तो जो चीज सेम रहेगी वो है मेरे पास कौन? एंगुलर वेलोसिटी है। तो एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा इन रोटेशनल मोशन द एनालॉगस ऑफ फोर्स इज डैश। अच्छा, रोटेशनल मोशन का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी सर्कुलर मतलब रोटेट कर रही है तो एनालॉगस ऑफ फोर्स क्या है? तो बेटा इसका करेक्ट जवाब जो है, यानी एनालॉगस का मतलब होता है कि इक्विवेलेंट, बराबर। अगर सर्कुलर मोशन में आपकी बॉडी मूव करेगी तो एनालॉगस ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है टॉर्क। यानी क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि आपकी बॉडी अगर रोटेट करती है सर्कुलर मोशन में आ जाती है। अब अगर ये रोटेशन कर रही है तो रोटेशन की वजह से जो चीज अब इसमें एक्ट करती है बेटा वो क्या होती है? टॉर्क होता है। तो अगर आपसे कभी बोले ना एनालॉगस ऑफ फोर्स क्या है, तो एनालॉगस ऑफ फोर्स हो जाएगा मेरे पास टॉर्क। अब यही चीज बेटा अगर ऐसे हो जाती, एनालॉगस ऑफ फोर्स नहीं बोलता, बल्कि वो बोल देता आपको एनालॉगस ऑफ मोमेंटम बोलता। अगर 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 की बात कर रहा हूं, अगर वो बोलता है एनालॉगस ऑफ मोमेंटम। अब देखो, मोमेंटम का एनालॉगस मतलब इक्विवेलेंट अगर रोटेशनल मोशन हो तो फिर हो जाता मेरे पास कौन? एंगुलर मोमेंटम हो जाता। अब एनालॉगस ऑफ फोर्स भी मैंने आपको बता दिया, एनालॉगस ऑफ मोमेंटम भी बता दिया मैंने। अच्छा, एनालॉगस ऑफ मोमेंटम के बाद ऐसे ही अगर हो जाता है एनालॉगस ऑफ मास, जैसे ये पूछा नहीं जाएगा, ये है तो मुश्किल लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। अगर वो एनालॉगस ऑफ
फोर्स बोलेगा, एनालॉगस ऑफ मास बोलेगा, तो एनालॉगस ऑफ मास का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता। लेकिन क्योंकि उसने एनालॉगस ऑफ फोर्स की बात करी है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट जवाब मेरे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो जो जो पॉसिबल वेज से सारे मैंने आपसे शेयर किए। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डैश। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किस डायरेक्शन में होती है? तो याद रखिएगा बेटा, टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है आर क्रॉस एफ, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब जो आप ये बेटा प्रोडक्ट आपने लिया है, ये प्रोडक्ट कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट आपने लिया है ये प्रोडक्ट कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर किस किस के सर, मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर। याद है ना, आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, एक वेक्टर ए मेरे पास है, एक वेक्टर बी मेरे पास है, आप अपने हाथ को ए पे रखोगे, ए पे हाथ रखने के बाद आप बंद करोगे बी की तरफ, जो थंब की डायरेक्शन हो जाएगी ये बाहर की तरफ आएगी, तो ये ए क्रॉस बी निकालने का तरीका था। यानी इन दोनों का जो वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आइंदा के लिए बेटा अब आपको ये बात याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर किसकी होता है, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स की हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया मेरे पास एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है टॉर्क इज जीरो, टॉर्क जीरो होगा इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज डैश। तो बेटा टॉर्क का जो एंगल वाला फॉर्मूला वो ये है आर एफ साइन थीटा, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पे आप एंगल की वैल्यू जीरो प्लेस कर दो, एंगल की वैल्यू कितनी प्लेस कर दो, अगर एंगल की वैल्यू आप कंसीडर करते हो बेटा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रख के देख लो, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ये देखो आर एफ साइन जीरो, बेटा साइन जीरो निकालोगे तो साइन जीरो का आंसर आ रहा है मेरे पास 0। और जब साइन जीरो का आंसर 0 आ रहा है और आर एफ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, बेटा टॉर्क भी कितना हो गया, आप बोलेंगे सर टॉर्क भी हो गया मेरे पास कितना, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ टॉर्क 0 हो सकता है अगर एंगल की वैल्यू कितना डिग्री हो, अगर एंगल की वैल्यू हो 0 डिग्री। अच्छा, इस एमसीक्यू में मुझे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि इसका ऑप्शन फिर 180 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 180 पे भी 0 डिग्री आता है, 180 पे भी आंसर 0 आता है, तो मैंने 180 वाला ऑप्शन हटा दिया और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ नन ऑफ दीज, ताकि आप फिर करेक्ट आंसर आराम से सेलेक्ट कर लें। तो इस वक्त जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 मुझे नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी रोटेटिंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर रोटेट करे तो वो टॉर्क क्या कहलाता है। तो मैं दोनों टॉर्क बेटा एक ही दफा में लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि इस तरह का एमसीक्यू फिर कितनी दफा भी रिपीट हो आप उसका जवाब सही दो। टॉर्क दो किस्म के होते हैं, दो डायरेक्शन में होते हैं, या तो होता है एंटी क्लॉकवाइज या तो होता है क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है बेटा, इस क्लॉकवाइज टॉर्क को आप कंसीडर करते हो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप कंसीडर करते हो पॉजिटिव। तो जिन लोगों ने टॉर्क का लेक्चर पढ़ा हुआ है उन तमाम लोगों को याद होगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव कहलाता है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव कहलाता है। ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है। तो अब आप करेक्ट आंसर देख लो बेटा कि क्लॉकवाइज अगर टॉर्क है तो वो टॉर्क क्या हो जाएगा, वो टॉर्क हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे क्या कहा, उसने आपसे कहा why better use long spanner rather than a short one while tightening a nut on a bolt। अच्छा जी, अब ये स्पैनर क्या होता है बेटा, स्पैनर पाने को बोलते हैं, जो आपने आपके घरों में पाना होता है ना इस तरीके का। मुझसे, अरे सही बन नहीं रहा, चलो मैं कोशिश कर देता हूँ, मैंने मैंने बनाया तो है इंजीनियरिंग में अपने, लेकिन मुझसे सही बन नहीं रहा। इस तरह का घर में जो पाना होता है, ओके सपोज करो ये पाना है, ये स्पैनर है। अब ये पाना आप घर में यूज कर रहे हो बेटा। अब इसमें आपसे बोल रहा है कि आप लॉन्ग स्पैनर क्यों यूज करते हो, लॉन्ग स्पैनर यूज करने की वजह क्या है। बेटा आप जितना बड़ा स्पैनर यूज करोगे, आपको एक चीज को बेटा फिक्स करना है। सपोज करो इसको आप रोटेट कराना चाह रहे हो, इस पे आपको इसको रोटेट कराना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये रॉड यूज करो
एक चीज को आपको रोटेट करना है। अच्छा, दोनों यहाँ से फिक्स हुई है। आप अगर पहले वाले को रोटेट कराओगे तो पहले वाले का जो मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म आपको कम नजर आ रहा है, इसका डिस्टेंस कम है। जबकि दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो दूसरे वाले में क्या नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर दूसरे वाले में मोमेंट आर्म ज्यादा नजर आ रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो अगर आपको किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क के लिए आपने उसमें लॉन्ग स्पैनर यूज किया। लॉन्ग स्पैनर यूज करने का मतलब क्या है कि मोमेंट आर्म बढ़ गया। अगर मोमेंट आर्म बढ़ भी जाए तो आपको फोर्स जो है बेटा फिर कैसी लगानी पड़ती है, कम फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कोई बस वगैरह पंचर हो जाए, वो रोड पे खड़ी हुई हो, तो उसकी व्हील को खोलने के लिए काफी लॉन्ग जो बार होती है वो यूज करते हैं। अच्छी खासी लंबी रॉड होती है कि उसके व्हील को खोलने के लिए आप उस पर फोर्स लगाते हैं। तो करते क्या है कि आप मोमेंट आर्म को बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे मोमेंट आर्म बढ़ाते रहोगे तो जो फोर्स आपको चाहिए होती है वो फोर्स कम से कम चाहिए होती है। इसकी मिसाल आपके डोर में भी है। आपके घर में जो डोर होगा, मैं उसकी एग्जाम्पल भी आपको दूं। आपका डोर है बेटा, एक जगह से यहाँ से फिक्स हुआ हुआ है, और यहाँ पे आपके डोर का लॉक है। अब अगर आप अपने डोर को ओपन करने की कोशिश करोगे, आप अगर यहाँ से फोर्स लगाओगे तो आपका डोर बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से फोर्स लगाओगे तो डोर बड़ी मुश्किल से ओपन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का मोमेंट आर्म कम है, तो फोर्स ज्यादा चाहिए। जबकि आगे वाले का मोमेंट आर्म ज्यादा है, तो उसमें फोर्स क्या चाहिए, कम चाहिए। तो आप घर में कोशिश करके देख लो, घर में दरवाजा है, दरवाजे को बिल्कुल हैंडल से खोलने की कोशिश करोगे, बड़ा आराम से खुल जाएगा। और अगर जहां से फिक्स हुआ है वहां से खोलने की कोशिश करोगे तो बड़ी मुश्किल से होगा। क्यों? क्योंकि अगर मोमेंट आर्म कम है तो फोर्स ज्यादा चाहिए, और मोमेंट आर्म ज्यादा है तो फोर्स कम चाहिए होगी। तो करेक्ट आंसर देखो बेटा, एमसीक्यू नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लेस फोर्स नीड टू बी एक्सर्टेड बाय द यूजर। कम फोर्स क्यों चाहिए? तो बोलेंगे सर अभी तो बताया, इतनी लंबी कर रहे हैं, आपको बता दी बात कि भाई मोमेंट आर्म क्योंकि ज्यादा हो गया, आपने लॉन्ग स्पैनर यूज किया। अगर मोमेंट आर्म ज्यादा हो गया तो आपको ये जो फोर्स नजर आ रही है बेटा, ये फोर्स कैसी चाहिए, ये फोर्स आपको कम चाहिए, यानी ज्यादा मोमेंट आर्म तो कम फोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। When a torque produced by the force depends upon, आपका जो टॉर्क है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है? तो आप तमाम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला मेरे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। यानी आपका जो टॉर्क है बेटा, किसी भी फोर्स से अगर आपका टॉर्क लग रहा है तो ये टॉर्क बेटा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये जो टॉर्क नजर आ रहा है ये टॉर्क डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम पे भी। क्योंकि फोर्स की बात तो उसने कर दी ना कि प्रोड्यूस बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो आपका जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, फॉर्मूला मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया है, तो आप तमाम लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो बड़े आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो कि भाई आपका जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वैसे करेक्ट आंसर इसका ये होना चाहिए, डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ, इस तरीके से लिखें आप। और फिर आगे आप लिख देंगे डिपेंड अपॉन चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो करेक्ट आंसर फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एमसीक्यू को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि एमसीक्यू बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट हो जाए। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 मुझे नजर आ रहा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, ये बात भी मैं रिकॉल कर दूं आपको। आपके पास ये एक बॉडी, आपने इसको एक पॉइंट से फिक्स किया, और जहां आप बेटा फोर्स लगाते हो, सपोज करो मैंने इस जगह पे फोर्स लगाई, तो जहां मैंने फोर्स लगाई है ये जो लाइन होती है ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन कहलाती है मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जो फिक्स पॉइंट है बेटा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी एंगल ऑफ रोटेशन, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बेटा इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? अब थोड़ी सी अगर बेसिक नॉलेज यूज करो तो मुझे जवाब दे सकते हो, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है आपके पास? तो आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस कहलाता है मेरे पास क्या, मोमेंट आर्म। यानी करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए आपके पास? तो आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब हो जाएगा मोमेंट आर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11 बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन, आपका जो टॉर्क है वो किस चीज पे डिपेंड करता है?
तो आप बोलेंगे सर टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है। टॉर्क का फॉर्मूला है ना मेरे पास, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये मेरे पास फॉर्मूला है। आपका जो टॉर्क है बेटा वो डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे, आपका जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है फोर्स पे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड कर रहा है और फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कहा कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज डैश। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप क्या बोलते हो? तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मैं आपको ऊपर लिखवा के आ चुका, ये लिखा हुआ बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है। यानी एमसीक्यू नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी पॉजिटिव। एमसीक्यू नंबर 13 देखते हैं। 13 में आपसे क्या कहा, force F is applied on the body which can rotate about theta then torque is dash। तो बेटा टॉर्क का एक फॉर्मूला तो आपको मैं बार बार लिख के दिखा रहा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये पहला फॉर्मूला था। और जब क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हो तो बेटा फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास आर एफ साइन थीटा। तो कौन सा वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी आर एफ साइन थीटा। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 नजर आ रहा है, टॉर्क इज मैक्सिमम। टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा तो आपको बताया जाएगा बेटा। देखो देखो जरा तमाम लोग, टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा। ये जो साइन नजर आ रहा है ना, साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ। आप साइन 90 निकाल के चेक करो, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलेंगे सर साइन 90 की वैल्यू आ रही है 1। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 ये मैक्सिमम वैल्यू है, साइन की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी ये जो वैल्यू है बेटा ये वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है। साइन की ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू हो सकती है, साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जो हो सकती है वो 1 हो सकती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो टॉर्क होगा ये टॉर्क भी मैक्सिमम होगा अगर एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को पैरेलल नहीं बोलते आप, 90 डिग्री को आप बोलते हो परपेंडिकुलर। 90 डिग्री को आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। यानी मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एमसीक्यू पढ़ लो, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स, आपकी जो फोर्स है बेटा वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए मोमेंट आर्म, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। और अगर आप साइन 90 निकालोगे तो साइन 90 का मतलब कितना हो जाएगा 1। और ये जो 1 वैल्यू है बेटा, ये 1 वैल्यू कौन सी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कहा, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी passes through the body itself then its motion is called dash। आप लोगों ने कभी अगर बेब्लेड देखा हो, बेब्लेड जो इस तरीके से रोटेट कर रहा होता था, कार्टून वगैरह देखा हो, या लट्टू देखा हो, चलो लट्टू इसको मान लेते हैं, ये मेरे पास एक लट्टू है। ये लट्टू इस तरीके से बेटा रोटेट कर रहा होता है, ये टिप होती है जो टिप अर्थ पे लग रही होती है, और ये आपका जो है वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। अब इसका जो एक्सिस है रोटेशन का, मैं एक्सिस इसका बना के दिखाऊं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस तरीके से, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन कहलाती है मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है। यानी जिस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट कर रहा है बेटा, वो पॉइंट कहलाएगा मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब देखो एमसीक्यू पढ़ो, उसने कहा कि आपसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू द बॉडी, आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी से पास हो रहा है। तो इस तरह की मोशन ना ही सिंपल हार्मोनिक है, ना ही ऑर्बिटल है, ना ही लीनियर है, बल्कि ये मोशन क्या कहलाती है, स्पिन मोशन कहलाती है। आप यही बोलोगे ना भाई मेरा लट्टू घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, तो ये स्पिन मोशन कहलाएगा। अब बेटा ये है तो डेफिनेशन, ये असल में डेफिनेशन है स्पिन मोशन की। तो आइंदा से बेटा इस मोशन डेफिनेशन को आपको याद रखना है कि अगर आपका एक्सिस ऑफ मोशन आपकी बॉडी से अगर पास होगा तो वो जो मोशन है मेरे पास, वो मोशन कहलाएगी कौन सी मोशन, स्पिन मोशन कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16। एमसीक्यू नंबर 16 बड़ा आसान सा, टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट, टॉर्क किसका वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आप बोलेंगे सर टॉर्क का फॉर्मूला है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये आर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहा है, नाम चेंज कर दिया, हम इसको मोमेंट आर्म बोलते थे, ये आज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहा है। जबकि एफ को बेटा हम क्या बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फोर्स। तो टॉर्क वेक्टर प्रोडक्ट किस किस का है, तो आप बोलेंगे सर एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दूसरा हो जाएगा फोर्स वेक्टर, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास एमसीक्यू नंबर बी।
तो एमसीक्यू नंबर बी मिल गया मुझे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17, every point of a rotating body of rotating rigid body has the same। ये एमसीक्यू मैंने अभी आपको ऊपर सॉल्व करवाया था, एमसीक्यू मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको कि आपके हर पॉइंट पे कौन सी चीज सेम होती है। देखो बेटा एमसीक्यू, कि आपकी कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही हो तो उसमें क्या चीज सेम होती है, तो आप बोलेंगे यस सर, उसमें जो चीज सेम होती है वो है एंगुलर वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ भी मैंने एमसीक्यू में देखा बेटा कि 17 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एवरी पॉइंट ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा ये तो, ऑप्शन नंबर सी यानी एंगुलर वेलोसिटी। एमसीक्यू नंबर 18, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, वो चीज जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो बेटा ये तो आप थोड़ी सी लॉजिक अगर आप लगाओ कि आपके पास कोई भी बॉडी है, आपने इसको एक पॉइंट से फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद अब अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट करेगी। रोटेट करने की वजह से इसमें जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। और जब रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी बेटा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी टॉर्क की वजह से। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन जिस चीज की वजह से आ रही है वो है मेरे पास कौन, वो है मेरे पास टॉर्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पिन मोशन, कौन सी स्पिन मोशन है। तो ये तो अब बेटा एमसीक्यू बड़ा आसान सा है। स्पिन मोशन बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट। क्योंकि आपकी अगर ये अर्थ है, आपने पढ़ा है ना, आपकी अर्थ स्पिन कर रही होती है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, यानी अगर आप इस जगह पे हो तो अगले 12 घंटे बाद आप नीचे की तरफ चले जाओगे, फिर अगले 6 घंटे बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। मतलब आप इस तरीके से कंटिन्यूसली मोशन में हो, आप स्पिन मोशन में हो, यानी आप कंटिन्यूसली इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। आपने पढ़ा है ना, आपके एक तरफ आपका सन है, सन से आपकी लाइट आ रही है, तो जहां जहां लाइट पहुंच रही होती है वहां आपके पास डे होता है, जहां लाइट नहीं पहुंच रही होती वहां आपके पास क्या हो जाती है, नाइट यानी रात हो जाती है। तो स्पिन मोशन कौन सा वाला करेक्ट आंसर आपको नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग डे एंड नाइट, यानी डे एंड नाइट जिसकी वजह से हो रहे हैं वो आपके पास स्पिन मोशन है। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20, टू फोर्सेस विच फॉर्म कपल इज कॉल्ड डैश। अब ये फोर्स कौन सी होती है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो जरा देखते हैं। ये कपल प्रोड्यूस करता है, यानी अगर दो फोर्सेस एक्ट करें और दोनों इसको रोटेट करें तो बेटा इस चीज को आप बोलते हैं कपल। अब देखो कपल का जो लफ्ज है वो खुद आपको बता रहा है, कपल का मतलब यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, कपल का मतलब कि दो फोर्सेस उस पर एक्ट करें। अब कपल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, अच्छा ये टॉपिक रिड्यूस हो गया तो आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ाओ कपल का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है मेरे पास, कपल का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। यानी आप कोई सी एक फोर्स लिखो, यानी दो फोर्सेस एक्ट करिए ना, सपोज करो ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, आप दोनों फोर्सेस की जगह एक फोर्स रखो, जबकि डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस का मतलब क्या है बेटा, इन दोनों फोर्सेस के दरम्यान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस प्लेस करो। यानी फोर्स अगर आपको दो दफा लिखी हुई नजर आ रही है, आप फोर्स को एक दफा लिखो, और दूसरी चीज नजर आ रही है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, और इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कपल मालूम करने के लिए आप दो फोर्सेस को एक इक्विवेलेंट फोर्स से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर बेटा मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद आगे आते हैं एमसीक्यू नंबर 21, इन रोटेशनल मोशन द क्वांटिटी विच प्लेज द सेम रोल एज द इनर्शिया मास इन रेक्टिलिनियर मोशन इज कॉल्ड डैश। तो मैंने आपको ये एमसीक्यू थोड़ी देर पहले बताया था, एनालॉगस बताए थे, मैं सारे एनालॉगस लिख देता हूँ। फोर्स का एनालॉगस होता है टॉर्क, फिर मैंने बताया था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एनालॉगस होता है सर्कुल रोटेशनल मोशन में, यानी एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और तीसरा भी मैंने आपको लिखवाया था बेटा मास, तो मास का जो एनालॉगस होता है वो कहलाता है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ। द टर्म टॉर्क इज साइनोनिमस ऑफ डैश। भाई टॉर्क का जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एमसीक्यू तो आपने पढ़ा हुआ है, टॉर्क का जो ऑल्टरनेटिव नेम होता है वो क्या होता है मेरे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। अगला फॉर्मूला बेटा मेरे पास एमसीक्यू नंबर 23, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिखते हो आई से, और आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा डिपेंड करता है मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है रेडियस। तो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब होना चाहिए मेरे पास ऑप्शन नंबर ए यानी मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स रेडियस। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं, एमसीक्यू नंबर 24। एमसीक्यू नंबर 24 में कहा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फॉर्मिंग अ कपल इज कॉल्ड डैश। तो बेटा क्योंकि वो बात कर रहा है आपसे फॉर्मिंग अ कपल, कपल की बात कर रहा है। कपल का मतलब क्या है? आपके पास अगर दो फोर्सेस एक्ट करें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो बेटा, तो ये कहलाता है कपल। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको मोमेंट आर्म नहीं बोलते, क्योंकि कपल की बात कर रहे हो बेटा, तो इस डिस्टेंस को आप बोलते हो कपल आर्म, यानी दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ टॉर्क की बात करता तो फिर मोमेंट आर्म होता, लेकिन क्योंकि कपल की बात करी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपल आर्म। एमसीक्यू नंबर 25 में कहा द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इन कपल इक्वल्स डैश। बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। अब इस पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं बेटा, अगर ये फोर्स एक एफ है तो दूसरी कहलाएगी माइनस एफ। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना बेटा। एक अगर एफ है तो दूसरा कहलाएगा मेरे पास माइनस एफ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, एक नीचे है और एक ऊपर है। उसने कहा अगर आप इसका वेक्टर सम निकालो, अगर दोनों को आपस में प्लस कर दो, यानी एक अगर एफ है और दूसरा माइनस एफ है, दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो बेटा एफ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, एफ में से एफ को माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास जीरो। यानी दो वेक्टर्स का कपल आर्म के अंदर, दो वेक्टर्स का कपल के अंदर अगर आप सम लोगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 25 के बाद आगे प्रोसीड करते हैं। एमसीक्यू नंबर 26 मुझे नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 26, द इंस्ट्रूमेंट इन विच कपल इज यूज्ड इज डैश। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, आर्मेचर इन इलेक्ट्रिक मोटर, वॉच, या बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी। या अब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक मोटर, आपने पढ़ा है मैट्रिक क्लास में, ये तो खैर आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, लेकिन ये आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में दोबारा पढ़ोगे और वहां मैं इसकी डेरिवेशन आपको कराऊंगा कि आपकी जो गैल्वानोमीटर होता है उसके ऊपर कपल एक्ट करता है, उसकी डेरिवेशन हम करेंगे। तो यहाँ तो अब आपको एमसीक्यू का आंसर ही सिर्फ याद करना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कपल एक्ट करता है। तो दो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आ गए, एक आ गया मेरे पास मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर और एक आ गया मेरे पास कौन, आर्मेचर इन इलेक्ट्रिक मोटर। एमसीक्यू नंबर 26 के बाद एमसीक्यू नंबर नजर आ रहा है मुझे बेटा 27। 27 देख लीजिए। एमसीक्यू नंबर 27 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं खुद आपको बताऊं। मेरे पास अगर एक बॉडी है, मैं चाह रहा हूँ आपकी बॉडी जो है बेटा इक्विलिब्रियम में रहे। उसने कहा ना कि आपकी बॉडी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में रखना है। तो अगर मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूँ, टू कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी टू कीप इट इक्विलिब्रियम, आप इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाह रहे हो, दे शुड बी डैश, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो बेटा पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट। अब आप देखो आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी फोर्स आप राइट पे लगा रहे हो उतनी फोर्स आपकी लेफ्ट पे लग रही है, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। इसका मतलब आप अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हो अगर आपकी फोर्सेस कैसी हो, एंटी पैरेलल हो यानी अपोजिट हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये मूव नहीं करेगा, बैलेंस है। एमसीक्यू नंबर 27 था, अजीब सा एमसीक्यू था, ये होना तो नहीं चाहिए टॉर्क के टॉपिक में, लेकिन एमसीक्यू आ गया तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर नजर आ रहा है 28। 28 में बोला टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस हो जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट हो, नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। मतलब दो फोर्सेस हो, ये रही दो फोर्सेस,
दोनों फोर्सेस बेटा अपोजिट हो, तो बेटा एक अपवर्ड लग रही है एक डाउनवर्ड लग रही है। जबकि उसने आगे कहा कि नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, मतलब एक की लाइन कुछ और है, एक की लाइन अलग है, दूसरी की लाइन अलग है, यानी दोनों की लाइनें भी अलग है। तो ये जो चीज बनाता है बेटा, ये चीज क्या बनी, तो आप बोलेंगे सर ये बनता है कपल, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। इसके बाद लास्ट टू एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 29 और 30। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, ये एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ा है। तो टॉर्क किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हो तो रेट कहलाता है। तो रेट ऑफ, और ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का मतलब होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। लास्ट एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 30। क्या कह रहा है एमसीक्यू नंबर 30 में, इट इज इजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विद बोथ हैंड विद अ सिंगल हैंड बिकॉज, दो हाथों से आपको गाड़ी को क्यों मोड़ने में आसानी होती है, तो इसका रीजन क्या है बेटा, आपके पास अगर इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील है, आप अपने स्टीयरिंग व्हील पे जब फोर्स लगाते हो तो एक तरफ से आप अपने स्टीयरिंग को नीचे की तरफ करने की कोशिश करते हो, इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हो, जबकि ये वाले स्टीयरिंग से आप ऊपर की तरफ कोशिश करते हो, यानी इसको भी क्लॉकवाइज घुमाते हो। यानी दोनों फोर्सेस इसी तरह से लगा दो, मतलब स्टीयरिंग, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग आपके पास है तो आप एक तरफ से नीचे की तरफ करोगे, एक तरफ से ऊपर की तरफ करोगे, तो ऐसा करने की वजह क्या है, तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उस पर कपल एक्ट करता है। कपल का मतलब बताया ना, दो फोर्सेस लगती हैं, दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी उस पर कपल एक्ट करेगा। तो यहाँ पहुंच के आपके पास जो टॉप से रिलेटेड एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको एमसीक्यूज क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके आगे की टॉपिक की बात करेंगे।